हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरी तरफ से सभी आशा करता हूँ सभी खुश होंगे। आप सबको पता है कोविड-19 नामक भूत ने अपने भारत में तबाही मचाई है। उसने सब का कारोबार, सब गरीब लोगों को परेशान करके रख दिया है। इसका एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना। वही मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ। धन्यवाद सबको। कुछ छात्रों की मांग के अनुसार मैंने ये लाइव वीडियो बना करके यूट्यूब पर शुरू किए हैं ताकि कुछ बच्चे लाभान्वित हो सकें। काफ़ी दिन से मैं भी रेस्ट ही कर रहा था, सोचा क्यों न बच्चों के लिए छोटा सा वीडियो बना दूं। अगर ये फ़ायदेमंद होता है तो आगे और भी बनाऊं और बच्चे उससे लाभान्वित हों। सबका धन्यवाद। अगर वैसे जीवन में पहली बार ये लाइव वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने, वैसे हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाया है। फिर भी कोई गलती हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना कि गुरुजी आपकी गलती है। आप सभी साथी हो, मेरे मित्र हो, मेरे छात्र हो, आपकी ये जो भी सुझाव हो मैं मानूंगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसको सुधारना ही मानव जीवन का पहला धर्म है। धन्यवाद सबको। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी। सभी रियासतों में राजा अपने अपने अनुसार, अपने अपने कानून के अनुसार शासन कर रहे थे। इसी प्रकार अपने राजस्थान में भी कुल 19 रियासतें थी। उन रियासतों में जो शासन करते थे, जो राजा शासन करते थे, वो सभी स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपना कानून लागू करते थे। और जब भी वो दूसरे स्टेट में जाते थे, दूसरी रियासत में जाते थे, तो उन्हें सल्यूट दिया जाता था, तोपों की सलामी दी जाती थी। इसलिए इन सभी 19 रियासतों के जो राजा थे उनको सल्यूट देने के कारण इसे सल्यूट स्टेट कहा गया। जितने भी 19 रियासतें थी उन्हें सल्यूट स्टेट कहा गया। 3 ठिकाने थे। ये ठिकाने रियासतों के अंदर ही आंतरिक भाग में स्वतंत्र रूप से शासन किया करते थे। राजस्थान में 3 ठिकाने थे। नीमराणा जो अलवर में पड़ता, लावा ये जयपुर का भाग था, आजकल टोंक में आ गया, कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा रियासत के अंतर्गत था। ये तीनों जो ठिकाने थे, इनके जब शासक दूसरी जगह जाया करते थे उन्हें सल्यूट नहीं दिया जाता था, इसलिए इसे नॉन सल्यूट कहा गया। 3 ठिकानों क्या कहा गया? नॉन सल्यूट। एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र में उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश को, राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अर्थात उसे अंग्रेज शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, जिसमें हम बात करें थोड़ी थोड़ी उनकी विशेषताओं की, तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी, सबसे पहले जिस रियासत की स्थापना हुई थी वो थी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का दूसरा नाम उदयपुर, सबसे प्राचीन रियासत थी। अगर बात करें सबसे नवीन रियासत की, तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। और बात करें सबसे बड़ी रियासत की, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी, वो थी जोधपुर, अर्थात इस जोधपुर रियासत का नाम था मारवाड़। मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। शाहपुरा जो आजकल भीलवाड़ा, आप जो जिला नाम सुनते हैं, उस क्षेत्र को पहले शाहपुरा रियासत के नाम से जानते थे। टोंक टोंक एकमात्र राजस्थान में ऐसी रियासत थी जहां मुसलमानों का शासन था। मुसलमान अपने शासकों को नवाब कहते थे, इसलिए इसे नवाबों की नगरी भी कहा गया। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान थी। करौली की बात करूं तो करौली में श्री कृष्ण भगवान जो सूरसेन जनपद के राजा हुआ करते थे, जिनकी मथुरा राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं का एक वंशज यहाँ शासन किया करता था करौली में। इसलिए करौली को यदुवंशी शासकों की रियासत माना गया, यादव रियासत है करौली।
भरतपुर और धौलपुर दो जगह पर जाट जाति, जिसको हम किसान कहते हैं, जाट शासकों का शासन था, इसलिए जाट रियासत कहा गया। ध्यान रहे 2004-5 में एक बार थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, टीचर में भी पूछा था कि राजस्थान की वे दो रियासतें जो जहाँ पर जाटों का शासन था वो था भरतपुर और धौलपुर। अलवर रियासत भी कुछ विवादों में रही। जब गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, उस गांधी जी की हत्या में अलवर रियासत विवादित रही। अलवर रियासत के राजा का उसमें हाथ बताया गया, इसलिए गांधी जी की हत्या में नाम आने वाली विवादित रियासत कौन सी थी? अलवर रियासत। और फिर भारत सरकार ने राजस्थान का एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की स्थापना की? रियासत विभाग। उस रियासत विभाग है या सचिवालय है रियासत विभाग, उसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको बनाया गया रियासत विभाग का अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका जो सचिव था वो एक सिविल सर्विसेज अधिकारी वीपी मेनन को बनाया गया। इनको एक काम सौंपा गया कि आप किस प्रकार से, जैसे भी आपको लगे, भौगोलिक दशा, सांस्कृतिक दशा, भाषा के आधार पर इन रियासतों का एकीकरण करके एक स्टेट का निर्माण किया जाए। और उन्होंने बखूबी इस स्टेट का निर्माण किया। आगे हम इसको बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, आगे ये है कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और 7 चरण पूरे हुए थे 1948 से 1956 तक। इन वर्षों में 7 चरण पूरे हुए। इनकी बात करें तो एकीकरण से पूर्व मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के नेतृत्व में एक संघ बनाने के लिए जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था कि कहीं एक संघ बन जाए तो हम स्वतंत्र रूप से हमारी बात रख सके हैं। तो कुल मिलाकर के वह आयोजन असफल रहा। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सबको पता है वो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, कभी कभार गहराई के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनसंघ बनाने के लिए अर्थात भूपाल सिंह के नेतृत्व में जयपुर में आयोजित सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1946 को हुआ था। वो एक संघ बनाने के लिए हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने की थी। इसके अलावा भारत का जो रियासती विभाग है उसने एक गाइड जारी की कि भाई 19 रियासतें हैं, 19 रियासतों में वे रियासत स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, या भारत में सम्मिलित हो सकती हैं, या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। कौन सी रियासत? जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो और एक वर्ष में उनकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। ये 2 शर्तें अगर कोई रियासत पूरी कर रहा है तो वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। इनमें 4 ही रियासतें ऐसी थी जो ये शर्तें पूरी कर रही थी। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 मेवाड़, जिसे उदयपुर कह सकते हैं। कुल मिलाकर के कौन सी 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर और सालाना आय 1 करोड़ से अधिक थी? वो थी जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अपने राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। उसमें प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ ये था जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर A, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर, ABCD, यानी कुल मिलाकर के 4 रियासत और एक ठिकाना नीमराणा। इन 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा को मिलाकर के इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ ये नाम दिल्ली में जब रियासती विभाग, सचिवालय विभाग की बैठक हो रही थी, उसमें 4 रियासतों के वहाँ पर प्रमुख पहुँचे
तो के मुंशी, जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कभी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि प्राचीन काल में, महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम मत्स्य महासंघ हुआ करता था, अर्थात मत्स्य महाजनपद होता था। उसी को आधार मानकर इसका नाम मत्स्य संघ रख दिया। सभी रियासतों के प्रमुखों ने इसको स्वीकार कर लिया। तो प्रथम चरण का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, ये तत्कालीन उद्योग मंत्री थे भारत सरकार के, वो यहाँ आए और भरतपुर में आकर भरतपुर के किले में इन्होंने एन.वी. गॉडगिल अर्थात नरहरि विष्णु गॉडगिल ने उद्घाटन किया। और उद्घाटन किया उस समय ये 4 रियासतें मिली। इसकी राजधानी रखी गई अलवर और इसका राज प्रमुख, जैसे आज अपने राज्यपाल होता है या देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह राजा थे, धौलपुर के थे, इसलिए उदयभान सिंह मत्स्य जनपद अर्थात मत्स्य संघ के क्या बने, राज प्रमुख बने। और इसका एक मंत्रिमंडल गठित हुआ। मंत्रिमंडल का प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री बना अलवर के शोभाराम कुमावत। अलवर के शोभाराम कुमावत इसका प्रधानमंत्री बनकर इसने मंत्रिमंडल गठित किया। चारों रियासतों से एक एक मंत्री और बनाए इसने, और इस प्रकार से उन्होंने मत्स्य संघ का निर्माण पूरा किया। तो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948। उसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उस समय सवाई माधोपुर रियासत नहीं होती थी, सवाई माधोपुर तो बाद में डिस्ट्रिक्ट बना है, जिला बना है। ठिकाना एक था नीमराना और राजधानी बनाई गई इसकी अलवर। उद्घाटन करता एन.वी. गॉडगिल, राज प्रमुख उदयभान सिंह बनाया गया और प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत को बनाया गया। इस प्रकार से प्रथम चरण पूरा हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण है, इसमें सबसे ज़्यादा रियासतों का विलय। द्वितीय चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। कई जगह इसका संयुक्त राजस्थान भी, क्योंकि बहुत सारी रियासतों को संयुक्त किया गया था, लेकिन वास्तविक नाम इसका पूर्व राजस्थान संघ ही था। द्वितीय चरण इसके 18 मार्च के लगभग 7 दिन बाद, कहें तो 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने वाले वही मंत्री थे एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया। कुल 9 रियासतें थी, जिसमें 3 टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, 3 होगी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 ये होगी, 6 होगी, और 3 प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कुल मिलाकर के 9 रियासत और बांसवाड़ा का एक ठिकाना, जिसका नाम हम पहले लिख चुके हैं, क्या नाम था, कुशलगढ़, उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना इस पूर्व राजस्थान संघ में मिलाया गया। इसकी राजधानी कोटा रखी गई। जब कोटा रखी गई तो बूंदी के महाराव ने इसका विरोध किया, क्योंकि बूंदी के महाराव ने कहा हम कोटा तो बाद में रियासत बनी है, हम तो इससे प्राचीन रियासत बने हुए हैं, इसलिए हमारी शान शौकत ज़्यादा है इनसे, तो उसकी बात नहीं मानेगी। तो बूंदी ने उदयपुर के महाराजा को ये कहा कि आप हमारे इस संगठन में मिल जाइए, ताकि कोटा का राजा है वो राज प्रमुख न बन सके। लेकिन उदयपुर के महाराजा ने ये बात स्वीकार नहीं की। इस कारण से कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। कोटा में इसका उद्घाटन कर दिया गया, कोटा ही इसकी राजधानी रख दी गई। और प्रधानमंत्री सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल दृष्टि से, उस रियासत का गोकुलाल आसाओं को बनाया गया। हालांकि मंत्रिमंडल गठित नहीं हो सका, क्योंकि बाद में उदयपुर रियासत ने भी मिलने की हाँ कर दी। इस कारण से सिर्फ प्रधानमंत्री बनकर रह गया और एक राज प्रमुख 2 ही बने। राज प्रमुख के बाद में बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा को खुश करने के लिए उन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख कोटा के राजा को बनाया गया भीम सिंह को, और बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा को उपराज प्रमुख बनाया गया। और जब इनका उद्घाटन हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, तब बांसवाड़ा के एक राजा अर्थात जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह, उसने हस्ताक्षर करते समय लिखा, आज मैं अपने डेथ वारंट का हिंदी अर्थ होता है मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो उसने कहा आज मैं विलय पत्र पर नहीं बल्कि मैं मेरे मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार से कुल 2 चरण अपने पूरे हुए। हाँ तो दोस्तों अब है इसके बाद में तीसरा चरण की बात करूँ तो तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948
जो द्वितीय प्रथम चरण था उसका 1 माह बाद की बात हो रही है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, तीसरा चरण उसके 1 माह बाद 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण में थोड़ा सा फेरबदल हुआ और वो ये था, इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ में एकमात्र मेवाड़ अर्थात उदयपुर रियासत इसमें मिला दी गई, अर्थात कहें पूर्व राजस्थान संघ प्लस 1 जोड़ दिया इसमें उदयपुर रियासत, बराबर नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान इसमें 9 रियासत थी, एक और मिला दी तो 9 + 1 बराबर 10 रियासत होगी। अर्थात कहें तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतें सम्मिलित थी, तो उत्तर होगा 10। इसका उद्घाटन, तीसरे चरण का उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन भारत सरकार का प्रधानमंत्री स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ उदयपुर आया और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इन सब को मिला करके ये संयुक्त राजस्थान बना दिया। इसका जब कोटा के महाराजा और बूंदी के महाराजा ने विरोध किया तो मेवाड़ के महाराजा को तो बना दिया इसमें राज प्रमुख, क्या बना दिया, राज प्रमुख। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा था, उसको राज प्रमुख बना दिया। और इन कोटा महाराजा और बूंदी के महाराजा, डूंगरपुर महाराजा को, तीनों को उपराज प्रमुख का दर्जा दे दिया गया। इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख दर्जा कोटा को, फिर इनको कनिष्ठ, इस प्रकार से इनका क्रम रख दिया गया। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर के ही थे, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल में बहुत अहम योगदान दिया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार से तीसरा चरण पूरा हुआ और तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखने की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से चरण का उद्घाटन किया, तो उत्तर होगा तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। बात करते हैं चौथे चरण की। चतुर्थ चरण है, उसमें बच गई बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, जिसे मारवाड़ रियासत भी कह सकते हैं। अर्थात चतुर्थ चरण है वो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। 30 मार्च 1949 को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इनमें ज़्यादातर ये जिले आ गए और लगभग राजस्थान का रूप सामने आ गया हमारे। इस प्रकार से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। पूछ रहे राजस्थान दिवस कौन से चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो चतुर्थ चरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उसका नाम है व्रत राजस्थान। ये संयुक्त राजस्थान था मेवाड़ को मिलाने के बाद में, अब ये इतना और मिला दिया तो ये बन गया व्रत, बड़ा बन गया व्रत राजस्थान। चौथे चरण का नाम रख दिया गया। इस चौथे चरण का उद्घाटन, व्रत राजस्थान का उद्घाटन स्वयं जो रियासती विभाग का प्रमुख था अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने भारत की सभी रियासतों के एकीकरण में अहम योगदान दिया, स्वयं जयपुर आया था। हालांकि वो पहले ही आ जाता, 30 मार्च से पहले अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता, लेकिन किसी कारणवश उनका एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो थोड़ा लेट हो गए कुछ दिन और 30 मार्च को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। राजधानी जयपुर रख दी गई क्योंकि पहले राजधानी कौन सी थी, मेवाड़, अब राजधानी जयपुर बना दी गई। तो मेवाड़ के महाराणा ने इसका विरोध कर दिया और राज प्रमुख भी मान सिंह को बना दिया गया। जयपुर के राजा मान सिंह को इसका राज प्रमुख बना दिया गया। जब राज प्रमुख बना दिया गया तो इसका भारी विरोध किया महाराणा भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह ने विरोध किया तो भूपाल सिंह को खुश करने के लिए उसको महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया, यानी कि राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह था। और अब ये प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके राजस्थान में मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया और राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री, जो मनोनीत हुआ था, निर्वाचित नहीं। उस समय इसको मनोनीत किया गया था मान सिंह द्वारा, अर्थात राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जब ये चारों रियासतें मिलाएगी JJB, तो जोधपुर का महाराजा कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में था कि हम पश्चिम राजस्थान में पढ़ते हैं, क्यों न पाकिस्तान में चले जाए, उसकी कोशिश थी। लेकिन उसको रियासत विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे झुकना पड़ा और उसको हस्ताक्षर करने पड़े। जब हस्ताक्षर किए तब हनुमान सिंह ने कहा आज शोक दिवस है, अर्थात उसने कहा आज मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस नहीं, आज राजस्थान दिवस नहीं, बल्कि आज शोक दिवस है। उसने इसको दुख के रूप में मनाया। इस प्रकार से 4 चरण पूरे हुए।
हाँ तो प्रिय साथियों, अब आगे हम बढ़ते हैं। 4 चरण पूरे हो चुके, 5वां जो चरण था उस 5वें चरण की बात करते हैं। उस 5वें चरण का कोई नाम परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें सिर्फ हम बात करें कि अपने इतिहास की पुस्तक 12वीं कक्षा की, तो वो सिर्फ 5 चरण में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण मानती है। लेकिन अभी तक आरपीएससी और अन्य एग्जामों में आया है कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, तो हम हमेशा उत्तर देते हैं 7, और 7 ही मानना है। लेकिन 5 चरण उन्होंने माना है तो उसके कुछ प्रश्न भिन्न देंगे, और उन प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा तो आप वास्तव में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं, और वो वास्तव में पढ़ने जरूरी है आपको। और बताता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसकी, मैं किस प्रकार से वो चरण पूरे करते हैं। लेकिन पहले एक बार 7 चरणों की बात कर ली जाए। सेम 4 चरण पूरे हो गए। 5वें चरण में क्या किया गया? 5वें चरण में जो व्रत राजस्थान था उसमें इतना ही काम किया कि मत्स्य जो संघ था उसको व्रत राजस्थान में मिला दिया गया। अर्थात 5वां चरण था वो पूरा हुआ 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया। अर्थात कहें संयुक्त राजस्थान में कुल 10 रियासतें थी, और व्रत राजस्थान में इसमें व्रत संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासत अर्थात 14 हो गई थी, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 अब 4 और मिला दी गई। तो इस 5वें चरण में कुल रियासतों की संख्या कितनी होगी? 18। कुल 18 रियासतों का एकीकरण पूरा हो चुका है 5वें चरण में। अब आप पूछेंगे कि सर इसने उद्घाटन किसने किया? हेलो बाय, थैंक यू। अपने मैडम हंस रही है, इनका योगदान है पूरा आपके इस ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि मोबाइल इनका ही है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं, नॉर्मल मोबाइल रखते हैं। बड़ी मुश्किल से ये शूट कर रहा हूँ आपके लिए, इसके स्टैंड बनाए हैं जैसे तैसे करके, ताकि आपको फायदा मिल सके। तो मैं बात कर रहा था 5वें चरण की। वो 5वें चरण 15 मई 1949 को हुआ, और इसमें कुल 18 रियासत हो गई थी। ये जो 5वां चरण है, इस चरण में एक बात कई बार प्रश्न आ जाता है कि व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो इसका उत्तर होगा शंकरदेव समिति। शंकरदेव समिति ने सुझाव दिया कि 5वां चरण अर्थात मत्स्य संघ को राजस्थान के इस संघ में मिला दिया जाए। हाँ तो मित्रों, अब बात करते हैं 6ठे चरण की। 6ठे चरण में सिर्फ एक रियासत बाकी रह गई, और वो है सिरोही रियासत। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल वो गुजरात के थे, अर्थात बम्बई प्रांत के थे। उसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, उसको बम्बई प्रांत बोलते थे। 1960 में गुजरात अलग हो गया और मुंबई अलग हो गया, अर्थात महाराष्ट्र अलग हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नज़र यहाँ माउंट आबू जो एक पर्यटन स्थल था राजस्थान का, आज भी एकमात्र पर्यटन स्थल राजस्थान का एकमात्र यही है। कौन सा? माउंट आबू। बहुत सुंदर है, देखने लायक है। सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं स्वदेशी लोग यहाँ, गुजरात के तो लोग यहाँ बहुत सारे आते हैं, उससे हमें राजस्व प्राप्त होता है। तो माउंट आबू जब ये कोशिश की गई कि भाई सिरोही रियासत को गुजरात में मिला ले, तो इसका विरोध हो गया। अपने जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने कह दिया कि हमें सिरोही चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो गुजरात में मिलाई जाएगी। तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि गोकुल भाई भट्ट नहीं तो राजस्थान नहीं। अब गोकुल भाई भट्ट है वो हाथल गांव के थे। कहाँ के थे? हाथल गांव इधर सिरोही की तरफ पड़ता है। तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही के एक तरह से कहें तो गांधी कहते हैं, सिरोही का गांधी उसे कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा गोकुल भाई भट्ट नहीं तो राजस्थान नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया कि पूरे सिरोही को 6ठे चरण में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस वर्ष उस दिन सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। और आबू जो पर्वतीय पर्यटन स्थल था उसको अर्थात कहें तो कुल 89 गांव 89 गांव और 304 मील वर्ग क्षेत्रफल था, वो गुजरात में मिला दिया उसको। इससे राजस्थान का जो पर्यटन स्थल था वो गुजरात में चला गया। इसका भारी विरोध किया। सिरोही में तो एक जन आंदोलन चलाया गया इसके विरोध में कि आबू को राजस्थान में मिलाया जाए। और उस जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोकुल भाई भट्ट। कई बार प्रश्न आता है कि जब सिरोही को गुजरात में मिलाया गया तब
सिरोही में जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से 6 चरण पूरे हो गए और छठा चरण है ये 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, तो उसी दिन संविधान लागू हुआ। इस कारण से राजस्थान का नाम राजस्थान विधिवत रूप से, विधिवत मतलब कहें तो कानूनी रूप से, राजस्थान का नाम राजस्थान विधिवत, राजस्थान का नाम राजस्थान विधिवत कहें, कानूनी कहें, संवैधानिक रूप से कब पड़ा? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा दे दिया गया भारतीय संविधान में। अब गुजरात में मिला लिया, अब इसके सामने प्रधानमंत्री की भी नहीं चली। कुछ दिन बाद में जो ही 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई, रियासती भाग के अध्यक्ष थे, तो फिर से आंदोलन ये हुआ कि हमारा आबू प्रदेश वापस राजस्थान में मिलाया जाए। और इस जन आंदोलन को देखते हुए अपने राज्य पुनर्गठन आयोग है उसको ये मामला दे दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सोच समझ करके और 7वें चरण में, लास्ट जो चरण है 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां चरण राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1956। ये कई बार प्रश्न इस प्रकार से आता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? वर्तमान स्वरूप में सामने कब आया? तो उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। ये बार बार प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कुल कितने चरणों में? 7 चरणों में। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को। अब 7वें चरण में क्या किया गया? एक अपना जो केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। पहले वो केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेज शासित प्रदेश था, भारत सरकार उस पर शासन कर रही थी, अब उसको राजस्थान में मिला दिया गया। और जो आबू प्रदेश था, बार बार मांग कर रहे थे, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट द्वारा आंदोलन चलाया गया था कि राजस्थान में मिलाया गया, उसको वापिस राजस्थान में मिला लिया गया। आबू और देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध है जैन मंदिर। बार बार प्रश्न आता है जैन मंदिर, देलवाड़ा के मंदिर कहाँ है? तो देलवाड़ा के मंदिर आबू में। और एक सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था उसको राजस्थान में मिला लिया गया, झालावाड़ में। कोटा का एक भाग था सिरोंज, वो सिरोंज है वो दे दिया गया मध्य प्रदेश को। तो छठे चरण के बाद में जो 7वां चरण पूरा हुआ था, 7वें चरण का प्रश्न क्या आता है? देखो ये बनता है 7वें चरण में किस किस को सम्मिलित किया गया? तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। दूसरा सिरोही का कुछ भाग बचा हुआ था अर्थात आबू और देलवाड़ा, उसको वापिस राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। और तीसरा सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश में था उसको अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में सम्मिलित कर दिया गया। और कोटा का कुछ भाग सिरोंज था वो वापस मध्य प्रदेश में। यानी 2 गांव ये अदला बदली हुए। सिरोंज तो राजस्थान से मध्य प्रदेश चला गया, सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। उस समय राजस्थान में ये राज प्रमुख पद समाप्त हो गया, अब वंशानुगत नहीं रहा और राज प्रमुख की जगह पद गठित किया गया, उसका नाम था राज्यपाल। क्या नाम किया गया? राज्यपाल। तो राज्यपाल पद कब गठित किया गया? तो उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। और राज प्रमुख पद समाप्त कब किया गया? तो 1 नवंबर 1900, इससे पहले वाले दिन समाप्त हो गया, उसी दिन मान लो चाहे। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। और राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल था वो बना गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान का पहला राज्यपाल था, गुरुमुख निहाल सिंह। ये 1 नवंबर 1956 को बना। उस समय ये मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। पूछ लें कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह।
ये प्रथम राज्यपाल बने। अब मैं बात कर रहा था चरणों की, 7 चरण है, लेकिन फिर भी 12वीं की कक्षा है जो इतिहास है उसमें ये बहुत सारे विद्वानों ने इसको 5 ही चरण माने। 5 चरण कैसे माने देखो उसको मैं आपको समझाता हूँ। उसमें थोड़ा सा एक प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, वो कंफ्यूजिंग करता है कईयों को, तो वो मैं थोड़ी सी आपको दूर कर देता हूँ। पहला चरण मत्स्य संघ क्लियर सबको, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ सबको क्लियर है, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान जो मेवाड़ में लाया गया सबको क्लियर है, चौथा चरण है उसको व्रत राजस्थान कहा गया जिसमें 4 रियासतें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर मिलाएगी, ये भी क्लियर हो गया क्योंकि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये 4 चरण पूरे हो गए। 4 चरण का जो चौथा चरण है व्रत राजस्थान, इसके कुल 3 चरण अलग से। कितने हैं? 3। पहला चरण तो ये है जो मैंने बताया था आपको 30 मार्च 1949 को, यानी कहें कि चतुर्थ चरण का प्रथम चरण व्रत राजस्थान बना था 30 मार्च। और यही बात करें व्रत राजस्थान का द्वितीय चरण, तो व्रत राजस्थान का द्वितीय चरण था वो था ये कौन सा, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ इसमें मिलाया गया। ये व्रत राजस्थान का द्वितीय चरण था क्योंकि उस समय ये व्रत राजस्थान ही था, जब मत्स्य संघ मिलाया गया तब भी व्रत राजस्थान ही कहा गया इसको। और जब तीसरे चरण की बात करूं मैं, तो तीसरा चरण ये है इसका कि सिरोही एकमात्र रियासत बची हुई थी, सिरोही है, ये भी व्रत राजस्थान में मिलाया गया, तो ये तीसरे चरण में मिलाया गया। किसको मिलाया गया? सिरोही को तीसरे चरण में मिलाया गया। अब बात बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि ये बात है कि व्रत राजस्थान का तीसरा चरण, अब व्रत राजस्थान का पहला चरण तो 30 मार्च 1949, द्वितीय चरण 15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ मिलाया गया, और व्रत राजस्थान का तीसरा चरण यानी सिरोही मिलाया गया इसमें 26 जनवरी 1950 को। तो कुल मिलाकर के ये मिलाया गया, तो प्रश्न ये बनता है यहाँ कि व्रत राजस्थान का तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, व्रत राजस्थान के तीसरे चरण, अब ये कंफ्यूजिंग क्या करता है, हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण यहाँ ले जाते हैं, हम सोचते हैं कि प्रश्न गलत बनाया, गलत नहीं बनाया। व्रत राजस्थान का तीसरा चरण पूछा है, न कि संयुक्त राजस्थान का। यह संयुक्त राजस्थान होगा। ये व्रत राजस्थान के 3 चरण बताए मैंने। पहला चरण 30 मार्च 1949, दूसरा चरण 15 मई 1949 जो मत्स्य संघ मिलाया गया, तीसरा चरण सिरोही को मिलाया गया व्रत राजस्थान में। तो व्रत राजस्थान का तीसरा चरण सिरोही इसमें मिलाया गया, तब भी राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर ही थी। ये प्रश्न बार बार आ चुका है और इसमें मात खाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, उदयपुर कर देते हैं, क्योंकि वो समझते तीसरा चरण यहाँ व्रत राजस्थान लिखा है, जबकि व्रत राजस्थान का तो तीसरे चरण का नाम क्या होना चाहिए? संयुक्त राजस्थान। लेकिन प्रश्न बनाने वाले ने सही बनाया है, अर्थात कहें व्रत राजस्थान का तीसरा चरण, तो व्रत राजस्थान के 3 चरण बता दिए, उसकी राजधानी जयपुर ही थी। और एक प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया और आबू को जब गुजरात में मिला गया तो जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व तो किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट। और राजस्थान के प्रथम चरण का जो नाम है, जो जिसको मत्स्य संघ कहा गया 18 मार्च 1948 को, इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर हम ये करेंगे, महाभारत काल से इसकी तुलना कर सकते हैं। महाभारत काल के दौरान यहाँ महाजनपद होता था, मत्स्य महाजनपद, और उसी की तुलना करके के.एम. मुंशी ने इसका नाम दिया है। इस प्रकार से ये आपका आज का टॉपिक पूरा हुआ। सबका धन्यवाद, और जहाँ तक हो सके लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो मैं आपके लिए और बनाऊंगा, और मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, स्टैंड वगैरह, मोबाइल वगैरह सब सिस्टम बैठाने पड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सबको।